जय हिंद दोस्तों। आज हमारा आवास का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने स्थलीय आवास को कंप्लीट पढ़ा दिया। आज हम जलीय आवास पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं जलीय। तो देखिए, जलीय आवास को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्वच्छ जल आवास। स्वच्छ जल आवास का मतलब है कि ताजे पानी में जीवों का आवास, और सागरी जल आवास मतलब खारे पानी में जीवों का आवास, और संक्रमणकालीन आवास मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहाँ ताजा और खारा पानी दोनों मिक्स होता है, वो वाले क्षेत्रों में जीवों का आवास, जैसे एस्चुरी या ज्वारनद बोलते हैं, या मैंग्रोव वाला, या तट तट का के पास का क्षेत्र होता है, यहाँ ऐसे संक्रमणकालीन आवास पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, स्वच्छ जल आवास को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला स्थिर जल आवास और दूसरा है बहता जल आवास। तो देखिए, स्थिर जल आवास मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ का पानी हमेशा रुका रहता है, जैसे तालाब और झील, यहाँ का पानी रुका, तो यहाँ पे जो आवास पाया जाता है वो स्थिर जल आवास। और ये याद रखिएगा, इसको ना लैंटिक आवास भी बोलते हैं। लैंटिक ऐसे याद रख लीजिए कि लैंटिक लैंड से बना है, और लैंड हमेशा स्थिर रहता है, तो स्थिर जलावास को लैंटिक जलावास बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है बहता जलावास। बहता जलावास ऐसे जल होता है जो बहते हुए जल में जीवों का आवास होता है, वो हो जाता है बहता जलावास। इसको ना लोटिक आवास बोलते हैं। याद रखिएगा, लोटिक बोलते हैं। लोटिक आवास इसलिए बोलते हैं, ऐसे याद कर लीजिए कि बहते जल, जो पानी बह रहा है वो लोट लोट कर बह रहा है, तो लोटिक जलावास। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला हो गया सागरी जल। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ये स्वच्छ जल आवास को दो भाग में, तो ये आपको बता। अब हम सागरी जल आवास पढ़ेंगे। तो देखिए, सागरी जल आवास चार भाग में आता है। एक होता है खुला समुद्र या हाई सी कहलाता है, दूसरा होता है बैरियर द्वीप, तीसरा होता है तट रेखा, और चौथा होता है प्रवाल द्वीप। ठीक है। अब मैं हम इसको डिटेल आगे करते हैं। तो चला, पहला है समुद्र। खुला समुद्र। खुला समुद्र आवास या हाई सी आवास, ये तट से दूर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जमीन है, इधर क्या है, लैंड धरती है। तो धरती से जो यहाँ से खूब दूर होगा, ये वाला हाई सी, जहाँ पे जो गहराई ज्यादा होती है, वहां पे ये खुला समुद्र आवास पाया जाता है। तो अब जैसे ये खुला समुद्र आवास जो होता है, वो जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र हो गया, तो समुद्र जो आवास होता है, तो इसकी जो लेयर होती है समुद्र के अंदर, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो इसको मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला एरिया होता है प्लैंकटन। ये लिखा है प्लैंकटन। ये क्या होता है, ये ऊपर से 200 मीटर गहराई तक वाला एरिया होता है। 200 मीटर गहराई इसलिए क्योंकि यहाँ तक ना सूर्य का प्रकाश, जो ऊपर सूर्य है ना, सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पाया जाता है, तो ये पूरा जो सागर का प्रकाशित है, तो ये पूरा एरिया प्रकाशमान रहता है। ओके। ये सागर तल से 200 गहराई तक पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे ना जू प्लैंक, दो प्रकार के प्लैंकटन होते हैं। एक जू प्लैंकटन, जू यानी जंतु की श्रेणी के प्लैंकटन, जिसको मछलियां खाती है। एक होते हैं पादप प्लैंकटन। पादप प्लैंकटन मतलब पादप के श्रेणियों के प्लैंकटन, जिसको भी मछलियां खाती हैं। तो जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन, या पादप, इसको करके पादप कर लीजिए, तो पादप प्लैंकटन, तो ये यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अब जो फाइटो प्लैंकटन या पादप प्लैंकटन होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मतलब इसमें पेड़ों की तरह प्रकाश संश्लेषण होता है, और वायुमंडल में सबसे अधिक ऑक्सीजन अगर किसी से निकला है, तो वो है पादप प्लैंकटन से। ठीक है। उसके बाद फिर पेड़ों से निकलता है। तो पहला ये हो गया आपका प्लैंकटन, ये वाला एरिया प्लैंकटन। अब इसके नीचे जाएंगे, तो इसके नीचे तक का वह एरिया जहाँ जहाँ पे ना बड़े आकार के शक्तिशाली जंतु पाए जाते हैं, और जो धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं, जैसे मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ जो होंगी ना, वो ये इस वाले एरिया में जहाँ तक पाई जाती, क्योंकि बड़ी मछलियाँ सतह पे नहीं होती, मतलब पानी समुद्र के सबसे नीचे की सतह पे नहीं, ऊपर हो। तो जहां तक पाई जाती हैं, उसको हम लोग नेक्टन बोलते हैं, नेक्टन। तो ये हो गया आपका नेक्टन। और इसके नीचे वाला एरिया होता है जहाँ पे ना नीचे घासें उगी रहती हैं, और जो छोटे छोटे रेंगने वाले जंतु पाए जाते हैं, इसको हम लोग बेंथस बोलते हैं, बेंथस। ठीक है। तो आपको मैं ऐसे डायग्राम में भी समझा दूं कि जैसे देखिए, पहला ये होता है नॉस्टन, जो कि सतह पर होते हैं। कई जीव और जो शैवालें होती है वो सतहों पे पाई जाती है, तो वो नॉस्टन हो गए। फिर ये होता है प्लैंकटन। ये होता है 200 मीटर की गहराई वाले एरिया, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है। फिर ये हो जाता है नॉक्टन। यहाँ पे देखिए, ये बड़ी मछली है ना, ये बड़ी मछली, जैसे मान लीजिए धारा इस तरफ चल रही है, तो धारा के विपरीत दिशा में भी बह सकती है। और एक होता है बैंथा, जो कि ये बैंथा, ये घास हो गई, ये घास या रेंगने वाले जंतु पाए जाते हैं। तो पहले हो गया आपके प्लैंकटन, फिर नेक्टन, और फिर बैंक। अगर आपको इसको याद करने का तरीका बता दूं, तो ऐसे याद कर लिए, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये आपको क्रम याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है बैरियर द्वीप। बैरियर द्वीप वो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हो गई आपकी जमीन, लैंड। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, समुद्र है, ये बड़ा समुद्र है। तो समुद्र के क्या होता है कि समुद्र, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे समुद्र, यहाँ पे मान लीजिए कि गहराई कम है, तो समुद्र की धारा जब आती है, तो अपने साथ मृदा के अवसाद लेके आती है। तो ये सतह तक नहीं जाती, यहीं पे ही कहीं पे अपना अवसाद को धीरे धीरे जमा करने लगती है। तो बहुत साल बाद, 1000 2000 साल बाद, यहाँ पे ना एक छोटा सा द्वीप बन जाता है, छोटा सा लंबा द्वीप बन जाता है, उसको बैरिया द्वीप बोलते हैं। तो ये सागर के मृदा के अवसाद से तटी, और ये तटी क्षेत्र में बनता है। ठीक है ना। जैसे
ये बना हुआ है, ये सागर है तो ये बना हुआ है, इसके फिर आगे लैंड है, इसके आगे यहाँ पे लैंड वाला एरिया दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तटीय। तो यहाँ पे भी ना कुछ जीवों का आवास होता है, तो ये फायदेमंद किस लिए होता है कि जैसे मान लीजिए कि सुनामी उठी, ठीक है, या तूफान आया, तो ये जो सुनामी आती है तो ये डूब जाता है, और यहाँ पे नॉर्मली मानव आवास नहीं होता, तो ये जो तटीय क्षेत्र होता है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बच जाते हैं। तो ये ना आपके ये जो प्राकृतिक आपदाएं सुनामी जैसे आती है तो ये बैरियर रीफ हेल्प करती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बैरियर रीफ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं तट रेखा। देखिए तट, जैसे मैं आपको बताऊँ तट रेखा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको मालूम है कि जैसे ये धरती है तो एक समुद्र में ज्वार आता है, तो एक बार पानी ऊपर चढ़ेगा, ऊपर तक जहां तक जाएगा, और फिर ये आके पीछे भी आता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये देखिए ये यहाँ पे पानी चढ़ रहा है ना, ये पानी चढ़ रहा है, ये यहाँ तक पानी चढ़ा, और मान लीजिए कि ये यहाँ तक पानी उतरता है, तो जो इसके बीच का एरिया होता है इसको हम लोग तट रेखा कहते हैं। तट रेखा, तो देखिए ये क्या होता है, ये अंतर्ज्वार, अंतर्ज्वार यानी जहाँ तक पानी चढ़ता है और फिर बाद में लौट जाता है, तो ये वाला एरिया अंतर्ज्वार। यहाँ पे जैव विविधता अद्वितीय, ये निम्न और उच्च ज्वार के मध्य का क्षेत्र होता है। मैंने आपको ये बता दी, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों पर्याप्त मात्रा में यहाँ पाई जाती है। तो ये हो गया आपका तट रेखा। तीसरा लास्ट है प्रवाल भित्ति। तो देखिए प्रवाल भित्ति, ये आपको ये आपको ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ना, ये प्रवाल भित्ति, ये क्या है, प्रवाल को इंग्लिश प्रवाल ला कर लीजिए, प्रवाल को इंग्लिश में कोरल बोलते हैं, कोरल। तो कोरल क्या होता है, एक चूना प्रधान जीव होते हैं, जो कि ये ना देखिए ये समुद्र के तट में भी पाया जाता है, समुद्र के भी दूरी, इसको हालांकि 3 भागों में बांटेंगे, मैं भी आपको इसको बताऊंगा। तो ये एक चूना प्रधान द्वीप होते हैं, ये क्या जब मर जाते हैं तो ये आपस में जुड़ करके एक दीवार जैसी रचना बना लेते हैं, जैसे कि ये हुआ ना, ये एक दीवार जैसी रचना बना ली, ये ऐसे, ये पता चला ये एक पूरा समूह हो गया, ऐसे लंबा लंबा जा जाता है। ये सहजीवी जो सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, जो आपस में रहते हैं, ये शैवाल शैवाल और जूजैंथली के साथ है सिम्बायोटिक सहजीवी रिलेशन। शैवाल क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इनको भोजन देता है, और जूजैंथली इनको खनिज पदार्थ देते हैं, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय सागर मतलब गर्म सागर, जैसे ये धरती हो गई, ये आपका भूमध्य रेखा हो गई, तो ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के मध्य ही गर्म पानी गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको सागरी जैव विविधता, क्यों, क्योंकि यहाँ जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको सागरी जैव विविधता का हॉट स्पॉट यानी संकट, अगर आप इसको संरक्षित नहीं करें खत्म हो जाए, या फिर समुद्र का वर्षावन कहते हैं, ठीक है। अब प्रवाल भित्तियों को ना 3 भागों में बांटा, एक जो होती है जो तट के पास पाई जाएंगी, ठीक है, एक जो होती है जो तट के थोड़ा दूर अवरोध का काम करती हैं, तो उसको अवरोधक, एक होती है तटीय प्रवाल भित्ति, एक अवरोधक, एक जो किसी द्वीप के चारों ओर पाई जाती है, जैसे मान लीजिए समुद्र तट हो गया, तट से दूर एक छोटा द्वीप हो गया और द्वीप के चारों ओर पाई जाती है, उसको वलयकार प्रवाल कहते हैं। जो आगे हम लोग अभी इसको डिटेल पढ़ते हैं, तो जैसे हो गया पहला हो गया तटीय प्रवाल, तटीय प्रवाल भित्ति, तो देखिए ये तट के पास बाजू, देखिए ये हो गया आपका तट, ठीक है। तो ये तट के किनारे, ये देखिए ये आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये पूरी हो गया आपका तटीय प्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको मैंने अवरोधक प्रवाल, देखो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ना यहाँ से लेके इसके दक्षिण उत्तर में ये लाइन से ऐसे यहाँ पे आपका एक प्रवाल पाई जाती है, ठीक है। ये प्रवाल इसलिए क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल, इसको बैरियर रीफ भी बोलते हैं, सबसे बड़ी है, ये तट से थोड़ा दूर पाई जाए। क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो आप बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पूर्व वाले एरिया में ये पाई जाती है, ठीक है। और तीसरा होता है वलयाकार प्रवाल। वलयाकार प्रवाल भित्ति वो होती है, जैसे मान लीजिए कि ये बीच में ये द्वीप है, ठीक है, तो द्वीप के किनारे वलय वलय मतलब रिंग, वलय गोला, तो ये जो पाई जा रही है ना, ये आपको जो दिख रही है ना, ये वलयाकार प्रवाल है, तो किसी द्वीप के चारों ओर घोड़े की नाल के समान ये पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आवास के घटक। तो अब आप मालूम है आवास आप कहीं भी बनाएंगे या कहीं भी आप शहरों में भी बनाए, तो उसके 2 प्रकार के जैविक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक मतलब प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, वर्षा हो गया, स्थान की ऊंचाई हो गई, जैसे पहाड़ों में बनाएंगे, मैदानों में बनाएंगे, ढाल हो गया। उसके बाद है खुला क्षेत्र, खुला यानी वायु और प्रकाश का स्थानांतर पर्याप्त है। और जैविक हो गया, जैविक यानी पादप का है, जंतु का है, सूक्ष्म जीवों का, तो ये प्रकाश के घटक अभी हम एक एक करके इसको डिटेल करते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया प्रकाश। तो देखिए प्रकाश, आपको मालूम है कि आप कहीं भी आवास बनाए, जो प्रकाश होता है, ये जीव जितने भी जीव पाए जाते हैं पृथ्वी में, उसमें सूर्य का मतलब कि ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। आपका प्रकाश सूर्य से मिलता है, तो सूर्य की ऊर्जा का ये अंतिम स्रोत है, ठीक है। अब मालूम है कि प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण, तो ये लाल और नीले प्रकाश में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है,
ओके। अब प्रकाश में आपको मालूम है, प्रकाश में परावैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रे पाई जाती है, यूवी अल्ट्रावायलेट रे। अब ये 3 प्रकार की होती है, ए अल्ट्रा यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी, ठीक है। तो यूवी जो सी होती है ये सबसे खतरनाक होती है, ये सबसे नुकसानदायक होती है, इसी के कारण ही वह परावैंगनी किरणों के कारण मानव में कैंसर हो जाता है, कैंसर, त्वचा कैंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो यूवी बी होती है वो विटामिन डी के साथ, कहते हैं कि सूर्य में बैठ रहे हैं विटामिन डी बनता है, तो ये जो है वो यूवी बी के सहायता से ही आपका शरीर विटामिन डी का निर्माण कर लेता है, ठीक है। फिर प्रकाश की तीव्रता से पत्ती में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, अगर प्रकाश ज्यादा रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा। देखिए, दो शब्द होता है, एक होता है वाष्पोत्सर्जन, दूसरा होता है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। तो देखिए, जब प्रकाश के कारण जल गर्म होकर के भाप बन के जब उड़ता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। और जब प्रकाश के ही कारण पत्तियों में जो पानी है वो भाप बन के उड़ता है तो उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में होगा, वाष्पीकरण पानी में होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो अजैविक घटक है वो है तापमान। तो मालूम है प्रकाश के कारण तापमान बढ़ता है, तो प्रकाश संश्लेषण की तापमान मतलब 30 से 35 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज्यादा अगर तापमान है तो प्रकाश संश्लेषण होता है। और एक अनुमान में अगर आप किसी भी स्थान का अगर 30 डिग्री सेल्सियस वृद्धि कर दे तापमान में, जैसे मान लीजिए किसी जगह 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है और आप अचानक उसका 30 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो जो वहां पे पौधों में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उसकी दर दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जैविक घटक, वो है जल। तो हम मालूम है जल सभी जीवों में कोशिका होती है, तो कोशिका में जो पानी पानी जैसे पाया जाता है वो जैवदीप, तो जल जैवदीप का जीव द्रव्य का निर्माण करता है। और प्रकाश संश्लेषण आपको मालूम है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलते हैं तो C6H12O6, ये क्या ग्लूकोज, अब प्लस ऑक्सीजन गैस निकालता है। तो देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई ये क्रिया, इसमें जो जल है ना, जल का ऑक्सीकरण, जल की ऑक्सीकरण में मतलब जल के ऑक्सीकरण होता है, उससे जो ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो देखिए, ये जल का ऑक्सीकरण हुआ, ये ऑक्सीजन गैस निकलने लगी, ठीक है। और जो जल में पौधे पाए जाते हैं उसको जलोद्भिद या इसको इंग्लिश में हाइड्रोफाइट बोलते हैं, याद रखिएगा, जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला जो हमारा है वो है मृदा कारक। तो याद रखिए, मैंने ना मृदा वाले टॉप जो वीडियो था उसमें मैंने आपको मृदा प्रोफाइल बनाया था। तो जो मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है उसको ह्यूमस बोलते हैं। तो ह्यूमस में ना जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है, और मालूम है जल होगा तो पादप बहुत सारे वहां पे या सूक्ष्म जीव पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो मृदा कारक में जो ह्यूमस है वो जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है उसकी। और मृदा में देखिए, मृदा में ना एक तत्व पाया जाता है, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जिसमें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मृदा के थ्रू पादप में जाता है और पादप की पत्तियों में क्लोरोफिल या पादपों में क्लोरोफिल का निर्माण करता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण बनता है, इसलिए ये मृदा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको मालूम है, जैसे मान लीजिए ये पेड़ हो गया, ये मान लीजिए कि जमीन हो गई। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई पेड़ लगा है ऊपर, जैसे पेड़ लगा हुआ है, अब यहाँ पे उसकी जड़ें निकली हैं, तो और यहाँ पे मान लीजिए मिट्टी है, तो मिट्टी के बीच में जो जल होता है उसको किसकी जल बोलते हैं, कैपिलरी वाटर। तो ये जड़ क्या करता है, इस जड़ ये मृदा के पानी को लेता है और अपने ऊपर पूरे भाग में पहुंचा देता है। तो ये जो मृदा में जो किसकी जल पाया जाता है वो उसका अवशोषण जड़ों करती है, पौधों की जड़ों करती है, इसलिए मृदा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दो प्रकार की आपको मृदा होती है, एक अम्लीय मृदा, एक होती क्षारीय। तो देखिए, अम्लीय मृदा वो होती है जिसमें हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अगर ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन की, तो वो अम्लीय मृदा होगी, और अगर पोटेशियम और सोडियम आयन की मात्रा ज्यादा है तो वो क्षारीय मृदा हो जाएगी, ओके। और जो अगला हमारा जैविक कारक हो जाता है वो होता है खुला। खुला का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर्याप्त मात्रा में प्रकाश आता रहे और वायु का स्थानांतरण, खुला वेंटिलेट पूरा एरिया हो। तो अगर ऐसा होगा तो वहां पे ना सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं, और ऐसा याद करिए, जंगल, जंगल में प्रकाश भी आता है, हवा भी जाती है, तो वहां पे सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। अब अगला अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आवास निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, कि भाई कहीं का भी आवास होता है तो वो उसका निर्माण को कहाँ से प्रभावित करते हैं, वो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारा इसके कारक कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है जलवायु और मौसम। तो देखिए, जलवायु और मौसम, तो देखिए तापमान और वर्षा से निर्माण प्रभावित है। जलवायु मतलब होता है तापमान। अब जैसे मान लीजिए तापमान और वर्षा, मान लीजिए कि तापमान अधिक है, जैसे मरुस्थल वाले, राजस्थान वाले। अब राजस्थान वाले एरिया में भैया किस तरह के घर बनेंगे, मिट्टी के घर बनेंगे, क्यों, क्योंकि तापमान अधिक है तो लोग मिट्टी के घर बनाएंगे ताकि अंदर ठंडक रहे। अब मान लीजिए कि वर्षा अधिक होती है, जैसे मान लीजिए पहाड़ों में वर्षा अधिक होती है, तो भाई वहां के लोग मिट्टी के घर नहीं बनाएंगे कि पानी बरसे तो मिट्टी दह जाए, वहां ना पत्थरों के घर बनाएंगे, ठीक है ना। तो आवास को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है भौगोलिक, पहाड़ वाला, मैदान वाला, आपको तट, अब जैसे
जैसे तट में भी ना बाँस के घर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तट में पानी आता रहता है तो बाँस के घर बनाते हैं ताकि वो ऊँचाई दे और उसके ऊपर बाँस खंभा गाड़ करके उसी ऊँचाई में घर बनाते हैं कि पानी आता जाता रहे, उनको दिक्कत ना हो। उसके बाद है सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताएँ। ये सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं में लोग क्या होता है अपने घरों में चित्रकारी कर देते हैं या कोई उपहार जैसा चित्र बना देते हैं तो ये उसके डिज़ाइन को प्रभावित करता है। उसके बाद आर्थिक स्थिति आपको मालूम है कि अगर भाई पैसे ज़्यादा है तो आप बड़ा घर बनवा लीजिए, जैसे शहरों में बड़ा घर, पैसे ज़्यादा बड़ा घर और पैसे कम है तो छोटे घर, इसी तरह ग्रामीण एरियो में भी होता है। सामग्री अब जैसे मान लीजिए कि जनजाति वाले लोगों को गाँव जंगलों में रहते हैं, वहाँ उनको मिट्टी और लकड़ी, बाँस मिलेगा तो उसी के घर बनाएँगे। अब उनको वहाँ पे लोहा और पत्थर, ईंटा तो नहीं मिलेगा, तो लकड़ी जो सामग्री होती है वो आवाज़ को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है प्रौद्योगिकी। अब जैसे प्रौद्योगिकी, अब जैसे आपकी भाई बहुत बड़ी प्रौद्योगिकी है, उच्च प्रौद्योगिकी है तो शहरों में 10-10 ब 20-20 माले की बिल्डिंगें बन जाती है। गाँव में प्रौद्योगिकी नहीं है तो लोग एक ही मंजिल घर बनाते हैं मिट्टी को जोड़-जोड़ करके, ठीक है? तो ये मतलब उसकी गुणवत्ता, अगर प्रौद्योगिकी अच्छी है तो गुणवत्ता बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है? उसके बाद लागत लागत भी लगती है, प्रौद्योगिकी ज़्यादा रहती है तो लागत भी रहती है। उसके बाद अब पर्यावरणीय कार्य, अब भूमि का उपयोग, जैसे मान लीजिए कि आपको कि किसी खेती के बीच में घर बनाना, खेत है उसके बीच में, तो अब वहाँ पे आप पक्का घर नहीं बनाता आदमी, वहाँ पे मिट्टी का घर बना लेता है, छोटी झुग्गी-झोपड़ी, ताकि अस्थायी तौर पे रह ले और जब हटाना हो, खेत बढ़ाना हो या फिर मिट्टी का फसल बदलनी हो, पानी सिंचाई करनी हो, तालाब भरना हो तो उसको प्रभावित ना हो। उसके बाद है जल की उपलब्धता, भाई ये घर वहाँ अधिकतर बनाए जाते हैं जहाँ जल पर्याप्त मात्रा में होता है। उसके बाद है कानूनी एवं नियामक आवश्यकता, सीधी-सी बात है, जो कानून वो कहता है, लोग नगर निगम वाले एरिया में घर बनवाने से पहले नगर निगम पास करवाते हैं, तो जो भवन कोड होता है वहाँ का नियम, उसी के अनुसार वो लोग घर बनाते हैं। तो ये तो आपके फैक्टर जो कि आवास के निर्माण को प्रभावित करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि प्रमुख पशु के आवास स्थल। अब देख लेते हैं कि भाई पशुओं के, हमारे देश में कई सारे पशु, महत्वपूर्ण पशु हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? सीधे आपके क्वेश्चन, जैसे बाघ। आपको मालूम है बाघ घने वनों में पाया जाता है और बाघ सबसे ज़्यादा कान्हा-किसली, बांधवगढ़ या पश्चिम बंगाल में आपके मानस टाइगर रिज़र्व हो गया, तो इस तरह वाले एरिया में आपके बाघ, और कर्नाटक मतलब दक्षिण भारत में भी पर्याप्त मात्रा में बाघ, मतलब घने वनों में बाघ पाया जाता है, विरल वन नहीं होना चाहिए। उसके बाद है आपको हाथी, हाथी भी घने वनों में पाए जाते हैं। अब हाथी जो है उत्तर भारत में लगभग नहीं पाए जाते। ये आपको दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा वाले एरिया में मिलेंगे, या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले में आपको असम, पश्चिम बंगाल जैसे वाले एरिया में आपको हाथी मिल जाएँगे। उसके बाद है गेंडा। गेंडा आपको मालूम है ये सिर्फ़ नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है, या फिर दक्षिण भारत में तो पाया ही नहीं जाता। ये वो उसी का हैबिटेट, जो इसका आवास है ये नॉर्थ ईस्ट में, जैसे असम में आपको मालूम है कि मानस हो गया, उसके बाद है काज़ीरंगा नेशनल पार्क हो गया, ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। अब गौर है, गौर घने वनों में पाया जाता है, जैसे सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया, कान्हा-किसली नेशनल पार्क हो गया मध्य प्रदेश में, ये ऐसे। फिर हिमाई तेंदुआ, अब मालूम है कि हिमालयी तेंदुआ से भाई हिमालय क्षेत्र में पाया जाएगा। अब हिमालय क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम वाले एरिया में हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। उसके बाद है शेर। शेर सिर्फ आपको गुजरात के गिरवन में ही मिलते हैं, ये उनका मतलब प्राकृतिक आवास है, ये वहीं रहते हैं। उसके बाद है मोर। ये मोर लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। मोर भारत के साथ-साथ ये म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है, तो याद रखिएगा। और इसे राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया? 26 जनवरी 1963 को, और इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। ठीक है? तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे विश्व की कुछ प्रमुख जनजातियाँ। ठीक है? ये हमारे एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकता है। तो देखिए, विश्व की प्रमुख जनजातियों में जैसे पहला है पिग्मी, ठीक है? पिग्मी, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये याद रखिए। तो पिग्मी जो है ये आपके मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। पिग्मी मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। अगर आप मैप में आपको बताऊँ, तो जैसे मान लीजिए कि ये अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, तो ये मध्य अफ्रीका वाले एरिया में पिग्मी पिग्मी पाए जाते हैं, मध्य अफ्रीका। और ये अस्थायी झोपड़ी बनाते हैं, मधुमक्खी के छत्त जैसा इनका घर दिखाई देता है, ठीक है? फिर सेबांग जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया वाले, जैसे मान लीजिए कि ये आपका भारत हो गया, तो यहाँ पे जो मलेशिया, थाईलैंड वाले छोटे-छोटे द्वीप है, यहाँ पे आपके यहाँ पे सेमांग जनजाति पाई जाती है। इनका जो घर होता है ये बाँस और पत्तियों का अस्थायी घर होता है, ठीक है ना? वैसे भी जितनी भी जनजातियाँ हैं ना, वो सब घास, पत्ती, झाड़ियाँ इन्हीं से घर बनाती हैं। हो सकता है कि वहाँ के घरों का कुछ विशिष्ट नाम हो, जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे सॉरी मसाई जो जनजाति है, मसाई जनजाति आपको जैसे अफ्रीका हो गया, तो मैंने आपको बताया कि अफ्रीका के जो मध्य वाले एरिया में आपकी पिग्मी जनजाति, और यहाँ पे जो केन्या वाला एरिया है, केन्या, तंजानिया, यहाँ पे आपको मसाई जनजाति पाई। तो मसाई जनजाति जो आवास बनाती है उसको उरून बोलते हैं, किले जैसा होता है, लकड़ी का बना होता है, ठीक है? उसके बाद जो बुशमैन है, बुशमैन आपको बोत्सवाना की कालीहारी, ये यहाँ पे आपको बोत्सवाना का
कालीहारी आपका मरुस्थल मिलता है। तो यहाँ पे आपको बुशमैन पाया जाता है। तो ऐसे बास आप याद रखिए, बास से बुशमैन और बास से बोत्सवाना, ठीक है। मसाई आपको बता दें तंजानिया, केन्या। उसके बाद है एस्किमो। एस्किमो ना अलास्का वैसे, जैसे उत्तर जैसे आप मान लीजिए कि ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, तो जो अलास्का वाला एरिया हो गया, या कनाडा वाला एरिया हो गया, या आप रूस के उत्तरी भाग साइबेरिया वाला हो गया, तो यहाँ पे ना आपको ना एस्किमो जनजाति मिलती है। और इसका इंपॉर्टेंट है कि इसके जो घर होते हैं वो इग्लू बर्फ के बने, क्योंकि वो ठंड का इलाका है, वहाँ पे बर्फ के अलावा इनको कुछ मिलता भी नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इनको ऐसे घर बनाना है, तो पहले एक बार बर्फ से घर बना देंगे, उसके बाद फिर थोड़ा दूर छोड़ करके फिर एक बार घर से बर्फ बना देते हैं। डबल इसलिए बना देते हैं क्योंकि जब हवा चलती है तो भाई ये बर्फ तो बाहर ठंडा रहता है तो पिघलती नहीं है, और अंदर क्या होता है, अंदर ठंड हवा प्रवेश नहीं कर पाती, तो यहाँ पे गर्म हवा फंस जाती है, और ये गर्म हवा गर्म बनी रहती है, तो यहाँ जो अंदर रहते हैं लोग, तो इनको थोड़ा गर्माहट महसूस होती है। तो ये एस्किमो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया वाले एरिया में पाए। फिर किर्गिज जो जनजाति, ये मध्य एशिया के किर्गिस्तान में पाई जाती है, और जिनका आवास स्थल है, इसको योट तंबू टाइप का योट बना हो, योट होता है तंबू टाइप। तो दो का नाम है, एक है मसाई का जिसको उलून बोलते हैं, मसाई का उलून, और दूसरा हो गया किर्गिज का योट बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है अपना। अब जैसे कुछ भारत की जनजातियां भी पढ़ रहे थे, जो विश्व की जनजाति, जैसे भारत में गोंड, गोंड, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाले इलाके में पाई जाती है। ये नॉर्मल इनका झोपड़ी जैसे ही घर होता है, ठीक है। भील ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात वाले एरिया, इनके जो झोपड़ी बनाते हैं, इनके घर को कू बोलते हैं, कू या टोपरा भी बोलते हैं, तो कू बोलते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। कोल ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम वाले एरिया में मकान बनाते हैं, इनके घर को मकान है। फिर मुंडा झारखंड, उड़ीसा पश्चिम वाले एरिया में पाए जाते। संथाल ये बिहार वाले एरिया, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये जो दो प्रकार के घर बनाते हैं, अगर ये धातु से घर बनाते हैं जैसे लोहे वोहे का उपयोग करके, तो उसको हाट बोलते हैं, और अगर टिम्बर छप्पर लकड़ी से बनाते हैं तो उसको मकान बोलते हैं, ठीक है। टोडा जनजाति ये नीलगिरी पर्वत है, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ हो गई, तो ये यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है, तो यहाँ पे टोडा जनजाति पाई जाती है। उसके बाद है चेचू जनजाति, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाली एरिया में चेचू जनजाति पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छा यहाँ पे आपको बता ही दिया था कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको मध्य, जैसे यहाँ पे आपको जैसे मैप में भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट। जैसे ये हो गया, ठीक है। अब जैसे आपको आगे बता देता है ये। अब जैसे घरों का आगे का प्रकार पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आगे घरों का प्रकार में आपका जैसे देखिए ये पिग्मी जनजाति है, ठीक है। तो आपका पिग्मी जनजाति आपका कहाँ पाई जाएगी, चलिए देखिए यहाँ पे पिग्मी जनजाति पाई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं बताया कि एस्किमो जनजाति पाई जाती है, ये वाले पूरे एरिया में एस्किमो जनजाति पाई जाती है, ठीक है। फिर आगे पीछे आप अगर देखें तो यहाँ पे सेमांग जनजाति आपके मलेशिया वाले एरिया में पाई जाती है, ठीक है। तो ये वाली मलेशिया वाले एरिया, यहाँ पे सेमांग जनजाति पाई जाएगी। यहाँ पे बुशमैन बोस्वाना एरिया में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। चलिए आगे, अगर आगे आगे जैसे भारत वाले इलाके में, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो देखिए इस वाले एरिया में पूरा आपका गोंड जनजाति पाई जाती है, यहाँ वाले एरिया में कोल जनजाति, यहाँ पे संथाल जनजाति पाई जाती है, ये वाले एरिया में चिच्चू जनजाति पाई जाती है, यहाँ वाले एरिया में टोडा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो ये लगभग आपके जनजातियों वाला एरिया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है ये है कि भारत की, जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, ठीक है। अब भारत में अगर आप इसका भौगोलिक एरिया देखें, तो एक हो गया हिमालय, तो यहाँ पे अलग प्रकार के घर पाए जाते हैं। एक हो गया नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे अलग प्रकार के। एक हो गया दक्षिण भारत, क्योंकि तट वाले एरिया अलग पाए जाते हैं। एक हो गया ये राजस्थान मरुस्थलीय, तो ये अलग प्रकार के घर बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके घर की क्या क्या विशेषता है। तो देखिए जैसे पूर्वी भारत, अब पूर्वी भारत में बंगाल आता है और असम आता है। तो ये अब देखिए बंगाल है, तो बंगाल में सामान्यतः 3 मंजिला घर बनाए जाते हैं, और रंगीन घर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेल स्टेब्लिश मतलब अमीर वर्ग रहता है, तो इस तरह। फिर असम, मालूम है थोड़ा ट्राइबल एरिया है, तो यहाँ पे बांस और पत्ती के घर बनाए जाते हैं, ठीक है। अब बांस और पत्ती के घर बनाए जाते हैं क्यों, क्योंकि ये तटबंधों में रहते हैं, असम में बाढ़ आता रहता है, तो बांस के थोड़ा सा ऊपर घर बनाते हैं, ठीक है। फिर दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु, अब तमिलनाडु आपको पता है कि ये पानी से तट से लगा, तो यहाँ मिट्टी और ताड़ के पत्तों के घर बनाए जाते हैं। केरली घर, केरली यानी केरल के घर, तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है जैसे आपको नॉर्थ ईस्ट में जाए, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया अगर आप ऐसे देखें, तो ये वाला जो एरिया होता है ये नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ पे जो राज्य आपके पाए जाते हैं वो नॉर्थ ईस्ट का। तो यहाँ पे मिजो घर, जो मिजोरम में घर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ऊंचे खंभों में बनाते हैं, बाढ़ आती है तो बचने के लिए, लकड़ी और तार के पत्तों से बने रहते हैं। फिर नागालैंड में भी यहाँ पे जैसे मिजोरम हो गया, यहाँ नागालैंड हो गया, यहाँ मणिपुर हो गया, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम घर बनाए जाते हैं।
उसके बाद मतलब यहाँ पे जो घर पाए जाएँगे एक तरह के पाए जाएँगे, यहाँ पे जो घर पाए जाएँगे वो एक तरह के पाए जाएँगे, यहाँ पे जो घर मरुस्थल में जो घर पाए जाते हैं वो एक तरह के पाए जाते हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप भी ये थोड़ा-सा एक टॉपिक रह गया जैसे पश्चिम भारत, तो पश्चिम भारत में आपको मालूम है कि कोली या राजस्थानी घर पाए जाते हैं क्योंकि पश्चिम भारत में ठीक है। अब यहाँ मरुस्थल है राजस्थान में तो यहाँ कच्चे घर पाए जाते हैं। कोली में कोली घर कहाँ पाए जाते हैं ये याद रखिए गुजरात और महाराष्ट्र में कोली घर पाए पाए जाते हैं, लकड़ी एवं बाँस के घर होते हैं। फिर उत्तर भारत में आपको जैसे हिमालयी घर हो गए, तो हिमालय घर आपको हिमाचल प्रदेश में पाए जाएँगे। अब हिमालय है तो वहाँ पे लकड़ी और मिट्टी के घर नहीं बनाएँगे, नहीं तो बारिश में बह जाएगा, तो वहाँ पे पत्थर और मजबूत लकड़ी के घर वहाँ पे बनाए जाते हैं। उसके बाद कुमायूं में भी सेम टू सेम घर बनाए जाते हैं पत्थर मलानी जो कि सॉरी मनाली जो कि आपका हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में पड़ता है, तो ये आपके भी पत्थर और लकड़ी के ढालू याद रखिएगा। ये उत्तर भारत में जो हिमालय घर वाले एरिया होते हैं वहाँ पे आपके ढालू छत वाले के ढालू छत मतलब ऐसा छत वाला ऐसा घर बनाया जाता है। यहाँ ऐसा घर पर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो बर्फ होते तो यहाँ पे बर्फ खसक करके नीचे आ जाए, नहीं तो बर्फ के दबाव से क्या होगा ये घर दब जाएगा, इसलिए ढालू छत वाले घर बनाए जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम ऑब्जेक्टिव कुछ इसके कर लेंगे। तो आपको अगर इसका 2 पार्ट में मैंने आवाज़ को पढ़ाया है, पहले पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2 कंप्लीट आवाज़ आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।